नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और डेली की तरह मैं आज भी आप सभी के सामने एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित क्लास लेकर के आया हूं। और आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, ये सब जो प्रश्न आते हैं हमारे स्टेट सर्विसेज में या UPSC में, उन सब का एक कंप्रिहेंसिव वीडियो लेकर के आए, कंबाइन पूरा कंपाइलेशन करके हम लेकर के आए हैं। एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स कवर हो जाएंगे। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रामसर कन्वेंशन में। इस कन्वेंशन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, रामसर कन्वेंशन। ये कब हुआ? तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ है और इसको अडॉप्ट भी 1971 में किया गया है। कन्वेंशन है किस लिए? तो ये कन्वेंशन जो है ये ईरान के रामसर में हुआ था 1971 में, और इसका उद्देश्य है जितनी भी वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमियां जिनको बोलते हैं, तो आर्द्र भूमियां जितनी भी हैं जिसमें लेक्स वगैरह आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारे पॉन्ड्स आ जाते हैं, नेचुरल भी होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं, जो किसी न किसी जीव को या किसी न किसी बर्ड को या कई सारे बर्ड्स के ग्रुप्स को आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, ऐसे वेटलैंड्स को मार्क किया जाता है और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि ऐसे वेटलैंड्स बहुत सारे अन्य जीवों के जीवन जीने का सहारा होते हैं। तो ये कन्वेंशन है वेटलैंड्स के ऊपर जो 1971 में आया था। सो इट वाज ऑल अबाउट रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसमें एक रामसर कन्वेंशन की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट में उन सभी वेटलैंड्स के नाम लिखे जाते हैं जिनको जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है या संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ऐसी कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा या वहां के स्टेट के द्वारा या उस सरकार के द्वारा, तो ऐसी किसी भी जीव को अगर इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, तो उस पर यह कन्वेंशन लागू होता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। 1963 में यह आया था। तो ऐसे कोई भी जीव जंतु जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनके ट्रेडिंग पर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर यह बैन लगाता है साइट्स का। ठीक है, और इसी साइट्स में आपने देखा होगा, इसी साइट्स के आधार पर अभी हमने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में थोड़े से चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस के बाद हमने कई सारे शेड्यूल इधर से उधर काटे, जो हमने आपको, जो हमारी वीडियोस थी, पिछली वीडियो उसमें हमने बताया था, वीडियो नंबर 2 में आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो साइट्स में क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, दोनों है इसमें, आपको ध्यान रखना है। फ्लोरा भी है और फौना भी है, मतलब पेड़ पौधे वनस्पतियां भी हैं और जीव जंतु भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज CBD हमने कई बार आपको पढ़ाया है, रियो अर्थ समिट। एक वीडियो भी हमने पर्टिकुलर रियो अर्थ समिट पे बना रखा है, डिटेल्ड वीडियो। तो रियो अर्थ समिट से जो 4 चीजें निकल के आई थी, UNCBD, UNCCD एंड UNFCCC, और इसके अलावा एजेंडा 21, ये सारी चीजों के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो में कवर कर रखा है। तो UNCBD किस लिए है? तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है, और इसे 1992 में लाया गया था और इसको अडॉप्ट भी 1992 में कर लिया गया था। ये कन्वेंशन क्या करता है? तो हमने आपको बताया ही है कि ये जैव विविधता के संरक्षण की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या बात करता है? ये क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के मुद्दों पर बात करता है कि किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर सकें, यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। और जो हमारा टारगेट है कि 2100 तक हमको बिलो 2 डिग्री ही रहना है, बिलो 2 डिग्री ही रहना है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमारा एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हो रहे हैं और अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम इस टारगेट को अचीव नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2100 आते आते हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं यूएनसीसीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 1994 में आया और 1994 में अडॉप्ट किया गया। ये मरुस्थल जो बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स, इनको सीमित करने की बात करता है, यानी लैंड जो हमारी इनफर्टाइल हो रही है उसके रिवर्सल की बात करता है कि कैसे हम इनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करें, या कैसे हम डेजर्ट लैंड होने से रोके। ठीक है, तो ये इसकी बात करता है यूएनसीसीडी। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसका नाम है बासेल कन्वेंशन। बासेल कन्वेंशन 1989 में आया, और बासेल कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी हजार्डस चीजें हैं, हजार्डस वेस्ट है, इनके डिस्पोजल को लेकर के इनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोका जाए। मतलब जैसे सपोज करो कोई एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और वो अपने यहां से जो वेस्ट निकल रहे हैं उसकी फैक्ट्रीज से, उसके बड़े बड़े कारखानों से, या उसका जो सीवेज वेस्ट है या उसका जो अर्बन वेस्ट है, इस सबको उठा करके डंप कर दे किसी रिवर में। अब वो रिवर किसी दूसरे देश में जाकर के, दूसरे देश में भी जा रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया डंप करना स्टार्ट करे इंडस रिवर में, चिनाब में, झेलम में, इन सब में, और वो चला जाए पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये यहां पर कार्य करता है बासेल कन्वेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना कर दे ब्रह्मपुत्र में, तो उसका नुकसान बहुत सारे देशों को झेलना पड़ेगा। ये चाहे रिवर्स के थ्रू किया जाए, चाहे लैंड के थ्रू किया जाए, चाहे ओशन के थ्रू किया जाए, ये सब जगह पर लागू होता है बासेल कन्वेंशन। और इसका उद्देश्य मेनली ये है कि एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा पर जब भी हजार्डस वेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है, बहुत ही हानिकारक या घातक कोई वेस्ट ऐसा है, तो उनके डिस्पोजल पर उनको किस तरह से हमको ट्रांसफर करना है, इस पर यह बासेल कन्वेंशन कार्य करता है। तो बेसिकली ये बहुत ही हार्मफुल, जैसे केमिकल्स वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक देश से दूसरे देश पर, तो इन पर सावधानी बरतना है, और इनको किस तरह से नियम कानून इनमें लागू होते हैं वो बासेल कन्वेंशन बात करता है। तो बेसिकली ये अपना ही देश नहीं बल्कि बाकी सारे देशों की सुरक्षा की बात करता है, ताकि किसी भी तरह के खतरनाक वेस्ट के डिस्पोजल से किसी अन्य देश को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है बॉन कन्वेंशन। ठीक है, बॉन जर्मनी में बॉन कन्वेंशन हुआ था, 1979 में हुआ था। आपको डेट्स याद रखनी है, अडॉप्ट भी 1979 में किया गया। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये बॉन कन्वेंशन जो है, ये बेसिकली बॉन चैलेंज भी आया बाद में, वो डिफरेंट चीज है। बॉन कन्वेंशन जो है, बॉन कन्वेंशन वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स अगर माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उनके ऊपर लागू होता है। जैसे बहुत सारी आपने देखी होंगी चिड़िया वगैरह जो साइबेरिया से चल करके ट्रॉपिकल रीजन में आती हैं, इंडिया में आती हैं, पाकिस्तान में आती हैं, साउथ एशिया के बहुत सारे नेशंस में आती हैं, कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, तो ये बॉन कन्वेंशन इन माइग्रेटरी स्पीसीज की सुरक्षा पर बात करता है कि ये जहां पर भी माइग्रेट कर रही हैं, इनके रूट्स को सुरक्षित किया जाए, और जिस जगह पर माइग्रेट करके जाते हैं उस जगह को भी सुरक्षित किया जाए, ताकि इन जीवों का जीवन भी बचाया जा सके। इसी तरह से ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में बहुत सारे, जैसे आपने देखे होंगे, हाथी हैं, वो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक मूव करते हैं। उनके एलिफेंट ट्रैक्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर साल में वो इस जगह पे होंगे, अगले सीजन में इस जगह पे होंगे, अगले सीजन में इस जगह पे होंगे। तो उस ट्रैक को जो माइग्रेट कर रहे हैं उसको सुरक्षित किया जाए, यहां पर बॉन कन्वेंशन लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा वियना कन्वेंशन। इसके बारे में तो हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो बना ही रखी है, जहां पर हमने ओडीएस की वीडियो बनाई है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें हमने पूरी प्रक्रिया समझाई है विधिवत तरीके से कि कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इसको रोका कैसे जा सकता है, और इसको रोकने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। तो वियना कन्वेंशन 1985 में आया, और इसका बेसिकली उद्देश्य है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। इस कन्वेंशन का उद्देश्य, इसी कन्वेंशन के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2 साल बाद 1987 में आया, यानी 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, जिसका उद्देश्य है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। सिमिलरली 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ रहा है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कह रहा है, इसमें भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर के डिप्लीशन पे ही बात कर रहा है। यानी दोनों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चाहे वियना कन्वेंशन हो, दोनों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की ही बात करते हैं, ओडीएस की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी, जैसे वियना कन्वेंशन में आपने देखा होगा, है ना,
सीएफसी को बैन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये बाध्यकारी था, लीगली बाइंडिंग था और इसमें सीएफसी को बैन कर दिया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया था। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बहुत ही ज्यादा एक ओडीएस गैस है। ओडीएस का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आती है, ये ओजोन लेयर का क्षरण करती है, तो इसको बैन कर दिया गया था। इसके बाद HCFC जो आई थी उसको भी बैन किया गया, ठीक है। अभी उन सब की जगह पर HFC का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हम आपसे कहें तो यहां पर CFC एंड HCFC इन दोनों को बैन किया जा चुका है और अब इसकी जगह पर HFC का इस्तेमाल होता है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एसी वगैरह में। बट ये HFC, ये जो HFC है एक्चुअली ये, इसको अगर हम देखें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, मतलब ओडीएस गैस नहीं है, ओजोन का क्षरण नहीं करती, लेकिन ये हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसकी वजह से एक कमी को तो हमने सुधार लिया, बट दूसरी कमी हम ले आए जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और HFC का जो ग्रीन हाउस प्रोड्यूस गैस का जो क्षमता है इसकी ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 14,200 गुना ज्यादा है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, HFC का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के 14,200 मॉलिक्यूल बराबर हैं, इतना ज्यादा हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है HFC। तो अब HFC को भी हटाने की बात चल रही है। तो चलिए ये हमने पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, नाम है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल बेसिकली ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर किसी भी लिविंग जीव जंतु के या पेड़ पौधे के जेनेटिक हम मॉडिफिकेशन कर दें और वो हमारे लिए हानिकारक, हार्मफुल ना हो, सपोज करो कल को आप किसी ऐसी छेड़छाड़ कोई वैज्ञानिक कर दे जिससे कि कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन से कोई नए प्रकार का जीव बन जाए, कोई वायरस डेवलप कर दे, कोई ऐसा बैक्टीरिया डेवलप कर दे जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाए, तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, उनके जेनेटिक छेड़छाड़ करने में आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और ये इन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के का विरोध करता है। आप कह सकते हैं इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। जैसे अभी आपने रिसेंट में देखा, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई 2020 में कोविड ने कितना परेशान किया। बेसिकली कोविड जो है वायरस ही तो था एक, तो एक वायरस इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका तो हमने भी 2-3 साल 4 साल पहले ही देख लिया इसकी झलक। तो इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए बहुत पहले ही 2000 में ही ये कन्वेंशन कार्टाजीना प्रोटोकॉल आ चुका था और ये बात करता है LMO की, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, कि लिविंग मॉडिफाइड जो जीवित जंतु हैं उनमें जेनेटिक चेंज करके कुछ ऐसे बदलाव ना कर दिए जाए जिससे कि बहुत ज्यादा घातक बन जाए। नेक्स्ट है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, नगोया जापान में एक शहर है, ठीक है, 2010 में हुआ था, 2010 में अडॉप्ट कर लिया गया था। नगोया प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस एंड जेनेटिक रिसोर्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसको सिंपल सा आप समझिए, इसको बोलते हैं कार्टाजीना LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली नगोया प्रोटोकॉल को बोलते हैं नगोया ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में क्या है, हमने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था, नगोया प्रोटोकॉल को हमने पढ़ाया भी था जब हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें हमने बताया था कि जो नगोया प्रोटोकॉल है इसके अंतर्गत सपोज करो कि एक एग्जांपल भी देते हैं हम इसमें, जैसे कि उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ पर कोई ट्राइब रह रही, कोई जनजाति रह रही। अब उसको पता है कि पहाड़ में किसी जगह पर एक जड़ी बूटी पाई जाती है जो किसी पर्टिकुलर रोग को हरने में क्षमता रखती है। अब वो पीढ़ियों से, हजारों सैकड़ों सालों से उस वनस्पति को सुरक्षित करते हुए चले आ रहे हैं। कल को किसी कंपनी को, एलोपैथिक कंपनी, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक कंपनी को ऐसा पता चल जाए और उसका वो शोषण करना स्टार्ट कर दे और ऐसे में उस वनस्पति का क्षरण होने लगे, अपना तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे, लेकिन वहां की बायोडायवर्सिटी का क्या होगा, वहां की जैव विविधता का क्या होगा। तो इस पर नगोया प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि अगर आप किसी भी जगह से बायोडायवर्सिटी का लाभ ले रहे हैं, अगर एक्सेस आप ले रहे हैं,
तो आपको उसका बेनिफिट भी शेयर करना पड़ेगा। जो लाभ आप कमा रहे हैं उस दवा को बेच करके, उसको आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का प्रिंसिपल। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो यहां पर लिखा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगी। जो शेयरिंग होगी वो भी फेयर होगी और इक्विटेबल होगी, बराबर की होगी। ठीक है, तो ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो यूएनसीबीडी है, उसी के अंतर्गत नगोया प्रोटोकॉल आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करते हैं। नाम है मिनामाता कन्वेंशन, बहुत फेमस है मिनामाता, जापान में। ठीक है, तो ये कन्वेंशन बेसिकली 2013 में हुआ था, 13 में ये अडॉप्ट कर लिया गया था। इस कन्वेंशन का उद्देश्य मरकरी पोल्यूशन को रोकना है, मरकरी पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स को रोकना है। ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। मरकरी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मरकरी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज में, कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। अब अगर उसको रिसाइकलिंग करते टाइम मरकरी की लीकेज हो गई, वो मरकरी फ्लो होकर के पानी में चली गई और पानी में मछलियों ने उसको खा लिया, मछलियों को इंसानों ने खा लिया, तो ऐसे करके ये मरकरी पूरी की पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर देती है और बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। तो मिनामाता कन्वेंशन जो है, आप कह सकते हैं मिनामाता बे जो जापान में थी, वहां से आया था। वहां पर बहुत ही मरकरी के कंजम्पशन से जो पॉइजनस फिशेस थी, जो मछलियों में पॉइजन फैल गया था, उनको इंसानों ने खा लिया था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी। इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए मिनामाता कन्वेंशन लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये। ठीक है, मिनामाता कन्वेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया। रॉटरडैम कन्वेंशन जो हमारा है ये 1998 में आया, और इसका क्या उद्देश्य था, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपके जैसे हमने आपको बताया ना, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी रसायन का आप एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो रसायन जो है, वो जो केमिकल है, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत पॉइजनस है, या अगर वो लीक हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना कर सकता है। तो ऐसे इन सब चीजों से सतर्कता बरतने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन है, जो कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि किसी भी देश में आपको ट्रांसफर करने के पहले, बेचने के पहले, खरीदने के पहले, या ट्रांसपोर्टेशन होने के पहले, अगर आपको उसकी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब पहले से आपको उसको सूचना देनी पड़ेगी और उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जहाज, देखो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई एक शिप है जिसमें ऐसा कोई केमिकल भरा हुआ है, वो उसको जाना है, मान लो उसको जाना है इंडोनेशिया में। ठीक है, अब ये चला है आपका यूरोप के किसी देश से, तो यूरोप से चल करके मान लो वो बीच में इंडिया के पास आया, इंडिया पे उसने डॉकिंग करी, तो इंडिया में भले ही वो केमिकल नहीं जा रहा है, इंडिया के लिए नहीं है उस शिप में भरा हुआ केमिकल, ठीक है, बट इसको इंडिया से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट करना पड़ेगा। भले ही वो इंडिया में रुक करके थोड़े दिन के बाद वो चला जाए इंडोनेशिया, बट स्टिल इसको इंडिया से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई मेरे पास ऐसा ऐसा केमिकल भरा हुआ है, बहुत हानिकारक, हार्मफुल हो सकता है, क्या हम इसको यहां डॉक कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं, ये होता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और जिस देश में जा रहा है वो तो आपको कंसेंट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से रॉटरडैम कन्वेंशन इस चीज पर बात करता है कि आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी किसी भी हजार्डस केमिकल, पेस्टिसाइड, है ना, किसी भी हर्बिसाइड, इन सब चीजों के को ट्रांसपोर्ट करने से पहले। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन रेड। यूएन रेड, रेड का मतलब रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रेड का मतलब है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वनों की कटाई हो रही, जंगलों की कटाई हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, अच्छे हरे भरे जो फॉरेस्ट जंगल हैं वो इनफर्टाइल होते चले जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए 2008 में आप कह सकते हैं यूएन रेड आया है, और यूएन रेड ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है। ये सपोर्ट भी करता है अगर आप किसी भी जंगल को रिवाइव कर रहे हैं, वापस से लगा रहे हैं। रेड प्लस प्रोग्राम भी अभी चलाया गया है, ये रेड वर्जन का और ज्यादा एडवांस प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट फॉर्म में, हमने टैबुलर फॉर्म में आप सभी को बता दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, और
छोटे से होते हैं, सिंपल से होते हैं। आप बस थोड़ा सा इनको रट लीजिए या याद कर लीजिए किसी भी तरह से, या अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आपके नंबर पक्के। सीधे पॉइंट, पिन पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीसीएस में यहां से, ठीक है। तो यहां बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है आपको, और सिंपल सा है, आप याद कर लो कि ये कन्वेंशन किस चीज के लिए है, कब आया था, बस बात खत्म, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहां तक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। ओके, सो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।